बुक सोल एकेडमी में आपका पुनः स्वागत है। मैं प्रोफेसर C.M. मिश्र आपके सामने उपस्थित हूँ और फ्रांस की क्रांति के बाद मैं अगले चैप्टर पर आपसे डिस्कशन करूँगा। और अगला चैप्टर है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, यानी यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। आइए हम इस चैप्टर को ठीक ढंग से समझें। इस चैप्टर के अंतर्गत हम विभिन्न 6 बिंदुओं पर आपसे बातचीत करेंगे। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, तो जो पहला बिंदु हम डिस्कस करेंगे वो होगा द एज ऑफ सोशल चेंज, यानी सामाजिक परिवर्तन का युग। सामाजिक परिवर्तन के युग के अंतर्गत हम 4 बिंदु लेंगे। पहला होगा, पहले वाले में पहला यानी लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव। ये विचारधारा है उदारवादी, रेडिकल्स और रूढ़वादी। ये क्या है और इनके क्या विचार थे, इनके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। पहले बिंदु के अंतर्गत दूसरा बिंदु जो हमारा होगा इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। क्योंकि औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी और औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत समाज में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे थे, उनका डिस्कशन हम आपके सामने करेंगे। फिर पहले ही चैप्टर के अंतर्गत तीसरे बिंदु पर हम बात करेंगे द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, यानी यूरोप में समाजवाद का आना, यानी यूरोप में समाजवादी विचारधारा कैसे आई, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। और पहले ही बिंदु के अंतर्गत हम चौथा बिंदु लेंगे सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, यानी जनता ने समाजवाद के समर्थन के लिए किस तरह से आगे आई, इस पर हम बातचीत करेंगे। तो सामाजिक परिवर्तन का जो युग रहा, उसके अंतर्गत हम 4 विभिन्न बिंदुओं पर आपसे बातचीत करेंगे। फिर इस चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन के अंतर्गत जो हमारा दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु होगा डिस्कशन का, वो होगा रूसी क्रांति। 1917 में रूसी की क्रांति हुई है। तो उसके अंतर्गत हम विभिन्न 5 बिंदुओं पर आपसे बातचीत करेंगे। दूसरे के पहले बिंदु पर हम बात करेंगे द रशियन एम्पायर इन 1914, यानी 1914 में रूसी साम्राज्य का क्या स्वरूप था, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। फिर हम आपसे बातचीत करेंगे इकोनॉमी एंड सोसाइटी, यानी रूस की क्रांति के पहले रूस की अर्थव्यवस्था और समाज का क्या स्वरूप था, किस तरह का समाज था, उसकी आर्थिक स्थिति क्या थी। फिर हम बात करेंगे सोशलिज्म इन रशिया। मैंने आपको बताया पहले चैप्टर के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे कि यूरोप में समाजवाद आया और जो समाजवादी विचारधारा है वो किस तरह से रूस में आई, इस पर हम डिस्कशन करेंगे दूसरे चैप्टर के अंतर्गत। फिर हम आपसे बातचीत इसी दूसरे चैप्टर के अंतर्गत करेंगे ए टर्बुलेंट टाइम, द 1905 रेवोल्यूशन, यानी उथल पुथल का समय है। और इसी समय रूस में 1905 में क्रांति हुई है, यानी 1917 की क्रांति के पहले रूस में 1905 में क्रांति हुई है, उसका हम जिक्र करेंगे। इसके बाद हम जिक्र करेंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर, यानी प्रथम विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य
आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 में आरंभ हो गया था और 1918 तक चला, और इसी दौरान रूस में 1917 में क्रांति हुई थी। तो उन परिस्थितियों को भी हमें समझना होगा जो प्रथम विश्व युद्ध के समय रूस की स्थिति थी, और रूसी साम्राज्य का जो मुखिया था वो किस तरह से काम कर रहा था, उसके बारे में भी हम डिस्कशन आपसे करेंगे। तो पहले इस चैप्टर के अंतर्गत पहले बिंदु पर हम एज ऑफ सोशल चेंज पर बात करेंगे। दूसरे बिंदु पर हम बात करेंगे रशियन रेवोल्यूशन, रूसी क्रांति। फिर हम तीसरे बिंदु पर बात करेंगे द फरवरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड, यानी पेट्रोग्राद में फरवरी में क्रांति हो जाती है 1917 में। उसके बाद क्या हुआ ये भी हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो 1917 में अक्टूबर में क्रांति हुई थी उसका भी हम डिस्कशन आपसे करेंगे। फिर चौथे बिंदु के अंतर्गत व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर, यानी जो अक्टूबर में क्रांति हुई थी उसके बाद रूस में क्या तब्दीली हुई उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद रूस में गृह युद्ध की स्थिति निर्मित हुई थी, सिविल वॉर, मेकिंग ए सोशलिस्ट सोसाइटी, और किस तरह से समाजवादी समाज का निर्माण हो रहा था, कैसे उस व्यवहारिक स्वरूप ले रहा था। फिर हम बातचीत करेंगे स्टालिन बात पर, और सामूहिकरण की जो उसकी प्रक्रिया थी, बड़ी महत्वपूर्ण उसकी प्रक्रिया थी सामूहिकरण की, उस पर हम बातचीत करेंगे। और इस चैप्टर का जो अंतिम बिंदु होगा द ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर, यानी रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव, यानी किस तरह से यूएसएसआर का गठन होता है और कैसे रूस की क्रांति का प्रभाव रूस के साथ साथ विश्व के अन्य देशों पर कैसे पड़ा, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। आइए हम अब आगे बढ़ते हैं, अपने चैप्टर की ओर आते हैं। द एज ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन का युग। पावरफुल आइडियाज ऑफ फ्रीडम एंड इक्वलिटी दैट सर्कुलेटेड इन यूरोप आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। आपने इसके पहले फ्रांस की क्रांति को विस्तृत रूप से पढ़ा है, और आपको ये पता है कि स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा फ्रांसीसी क्रांति लिए हुए थी, और इसका फैलाव फ्रांस के साथ साथ यूरोप के देशों पर भी पड़ा। तो जो स्वतंत्रता का विचार था, समानता की जो बात कही गई थी, तो वो यूरोप में भी फैली और लोगों ने इसकी चर्चा करना आरंभ कर दी। सोशल स्ट्रक्चर वाज चेंज्ड इन फ्रांस, जो फ्रांस का सामाजिक ढांचा था बदला, इसके बारे में मैंने आपसे विस्तृत चर्चाएं की हैं। इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया, न्यू आइडियाज अबाउट इंडिविजुअल राइट्स एंड हु कंट्रोल सोशल पावर बिगेन टू बी डिस्कस्ड। फ्रांस में तो सामाजिक ढांचा बदला, लेकिन यूरोप के विभिन्न हिस्सों में भी, यहाँ तक कि एशिया में भी ये नए विचार पनपे और व्यक्तिगत अधिकारों की बात होने लगी। और यह भी चर्चा का विषय बना कि जो सामाजिक शक्ति है ये किसके नियंत्रण में रहे। सोशल पावर बिगेन टू बी डिस्कस्ड। इन इंडिया, राजा राम मोहन राय एंड डेरोजियो टॉक्ड ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। मैंने आपको फ्रांसीसी क्रांति पढ़ाते वक्त बताया था कि राजा राम मोहन राय भी फ्रांस की क्रांति से प्रभावित थे। डेरोजियो ने भी बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने का प्रयास किया था। तो यानी भारत में भी ये सब डिस्कशन
होने लगा, जो फ्रांस की क्रांति की गतिविधियां थी, जो फ्रांस की क्रांति की उपलब्धियां थी, उन पर लोगों ने बातचीत करना आरंभ कर दिया। यानी फ्रांस की क्रांति का प्रभाव किस तरह से यूरोप के साथ साथ विश्व के अन्य देशों पर भी प्रभाव पड़ता दिख रहा है। नॉट एवरीवन इन यूरोप, however, wanted a complete transformation of society. Responses varied from those who accepted that some change was necessary but wished for gradual shift to those who wanted to restructure society radically. मतलब यूरोप में भी सभी लोग आमूल समाज के परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। फ्रांस की क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति का प्रभाव आया, लेकिन यूरोप में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो समाज में आमूल-चूल परिवर्तन नहीं चाह रहे थे। इस सवाल पर सबकी अलग-अलग राय थी। बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तो तैयार थे, परिवर्तन तो चाह रहे थे, लेकिन वह ये चाहते थे कि ये बदलाव धीरे-धीरे हो। ऐसा एक खेमा यह भी मानता था कि समाज का आमूल पुनर्गठन जरूरी है। कहने का तात्पर्य हुआ कि यूरोप में भी इस तरह के लोग थे जो समाज को एकदम बदलना नहीं चाह रहे थे। मैंने आपको डिस्कशन के दौरान बताया था कि नेपोलियन के बाद किस तरह से फिर से रूढ़वादी व्यवस्था आ गई। यानी वीना सम्मेलन को जब आप पढ़ेंगे तो वीना सम्मेलन में यह बात आपको बिल्कुल साफ दिखेगी कि किस तरह से फिर से क्रांति 1789 की क्रांति के पूर्व यूरोप की व्यवस्था को ढाल दिया गया था, उस सांचे में ढाला गया था। और उस काम को करने वाला प्रमुख व्यक्ति मेटरनिख था, रूढ़वादी मनोवृत्ति का व्यक्ति था। तो लेकिन चूंकि जनता, फ्रांस की जनता अब स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का स्वाद चख चुकी थी। अब वह किसी भी स्थिति में रूढ़वादी परंपराओं को मानने के लिए तैयार नहीं थी। वह मानव अधिकारों के प्रति अब सजग हो गई थी, उसका उपभोग कर चुकी थी। ऐसी स्थिति में 1830 में और 1848 में क्रांतियां हुई। तो इन क्रांतियों के बावजूद भी यूरोप के बहुत सारे ऐसे लोग थे जो समाज में आमूल परिवर्तन नहीं चाह रहे थे, लेकिन एक खेमा ऐसा भी था जो समाज का आमूल पुनर्गठन जरूरी मान रहा था। आइए हम देखें, जो फ्रांस की क्रांति के बाद विचारधारा पनपी, वो कितने भागों में बटी हुई थी, कितने तरह के लोग थे और उनका संबंध उन विचारधाराओं से था। सम वेयर कंजर्वेटिव, बहुत से लोग रूढ़वादी दृष्टिकोण के थे। भी मैंने आपको मेटरनिख का नाम लिया और ये भी बताने का प्रयास किया कि फ्रांस की क्रांति यानी नेपोलियन के पतन के बाद किस प्रकार से रूढ़वादी व्यवस्था को फिर से लाने का प्रयास किया गया। अदर्स वेयर लिबरल्स, कुछ उदारवादी प्रवृत्ति के थे, उदारवादी विचारधारा से प्रभावित थे। मैंने आपको जॉन लॉक के बारे में बताया था कि वो किस तरह से उदारवादी मनोवृत्ति का व्यक्ति था। कुछ रेडिकल्स थे जो आमूल परिवर्तनवादी थे और वो चाहते थे कि जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो। यूरोप के सामने जो समाज का स्वरूप अब आ गया था, जो प्रकट हुआ था फ्रांसीसी क्रांति के बाद, तो रेडिकल्स जो प्रॉब्लम्स आई थी उनके समाधान के पक्ष में थे। यानी कुछ कंजर्वेटिव्स थे, कुछ लिबरल्स थे और कुछ रेडिकल्स थे। इनके बारे में हम आपको विस्तृत रूप से समझाने का प्रयास करेंगे कि रूढ़वादी क्या चाह रहे थे, लिबरल्स क्या चाह रहे थे और रेडिकल्स क्या चाह रहे थे। There was an attempt at a radical transformation of society
Through the revolution in Russia, socialism became one of the most significant and powerful ideas to shape society in 20th century. ने समाज के रेडिकल पुनर्गठन का एक गंभीर प्रयास किया गया। रूस में हुई क्रांति के फलस्वरूप समाजवाद 20वीं सदी का स्वरूप तय करने वाले सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचारों की श्रृंखला का हिस्सा बन गया। आगे हम आपसे बात करेंगे तो और आपके समझ में ये सारी बातें आएंगी। देखिए, मैंने अभी कहा था लिबरल्स, उदारवादी, one of the groups which look to change society, जो एक ऐसा ग्रुप बन गया था और वह समाज में परिवर्तन चाह रहा था। उदारवादी मनोवृत्ति के लोग समाज में परिवर्तन चाह रहे थे। लिबरल्स वांटेड ए नेशन व्हिच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स। लिबरल्स, उदारवादी मनोवृत्ति के व्यक्ति एक ऐसे नेशन की कल्पना कर रहे थे, ऐसे राष्ट्र की कल्पना कर रहे थे जिसमें सभी धर्म वाले वहां अपने धर्मों का पालन करते हुए रह सकें। Liberals also opposed the uncontrolled power of dynastic rulers. लिबरल्स ये भी चाहते थे कि किसी भी स्थिति में जो ये निरंकुशवादी शासक हैं और जो ये वंश परंपरागत रूप से शक्ति को संभालते चले आ रहे हैं, इनकी शक्ति जो अनकंट्रोल्ड है, अनियंत्रित है, उसका वो विरोध कर रहे थे कि अब राजा के पास इस तरह की शक्ति नहीं होनी चाहिए, यानी राजा पर भी नियंत्रण होना चाहिए ताकि वह शक्ति का, सत्ता का दुरुपयोग न कर सके। Liberals wanted to safeguard the rights of individuals against government. लिबरल्स ये भी चाहते थे कि जो व्यक्ति के अधिकार हैं, उन व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा हो, और ये गवर्नमेंट का भी दायित्व है कि ये काम करे। However, they were not Democrats. ध्यान दीजिएगा, लिबरल्स ये नहीं चाहते थे कि ऐसा राजा शासन करे जो अनियंत्रित शक्ति का इस्तेमाल करे। वो ये भी चाहते थे कि लिबरल्स का ये मानना था कि लोगों के व्यक्तिगत अधिकार हों और कोई भी सरकार उन्हें छुड़ा न सके। इन सब के बावजूद लिबरल्स डेमोक्रेटिक पैटर्न को नहीं अपनाना चाह रहे थे। आपने देखा कि फ्रांस में मोनार्की समाप्त होती है और वहाँ रिपब्लिक की स्थापना होती है, लेकिन यूरोप के कई ऐसे लोग हैं जो उदारवादी मनोवृत्ति के लोग हैं, फिर भी वो डेमोक्रेटिक पैटर्न्स अभी भी नहीं चाह रहे हैं। दे डू नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। वो ये नहीं चाह रहे हैं कि सभी वयस्क मतदाताओं को मताधिकार मिले। दैट इज द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट, यानी प्रत्येक नागरिक को वोट डालने का अधिकार न मिले। आपने देखा कि फ्रांस में भी जब क्रांति हुई थी तो नेशनल असेंबली का जब निर्वाचन हुआ था, उस समय वोट डालने का अधिकार था, यानी 1791 का जो संविधान बना था उसमें 25 वर्ष की उम्र या उससे ज़्यादा उम्र वालों को वोट डालने का अधिकार था। साथ ही साथ यदि उनके पास 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स देने की हिम्मत है या क्षमता है, वही वोट डाल सकते थे। हालांकि आगे चल करके फ्रांस में 25 वर्ष की आयु को 21 वर्ष मान लिया गया और जो संपत्ति की योग्यता वोट डालने के लिए रखी गई थी उसको समाप्त कर दिया गया।
यहाँ देखिए लिबरल्स जो हैं ये नहीं चाह रहे हैं कि सभी वयस्कों को मताधिकार मिले। वे नहीं चाह रहे हैं कि यहाँ डेमोक्रेटिक पैटर्न लागू हो। दे फेल्ट मैन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट। वो चाह रहे हैं कि जिसके पास संपत्ति है वही वही वोट डाले। दे आल्सो डिड नॉट वांट वोट फॉर वीमेन। और महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं देना चाह रहे थे। आपने फ्रांस की क्रांति में भी देखा, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं मिला। वो पैसिव सिटीजन के अंतर्गत थी और बहुत प्रयास के बाद 1946 में जाकर के वोट डालने का हक मिला था। तो ये लिबरल्स थे, उनके ये आइडियाज थे और बहुत से लोग इस विचारधारा से प्रभावित थे। इन कंट्रास्ट, ठीक है, इसके विपरीत रेडिकल्स वांटेड ए नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ ए कंट्री पॉपुलेशन। देखिए रेडिकल्स क्या चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि जो किसी देश की जो मेजॉरिटी कह रही है और उस मेजॉरिटी के आधार पर सरकार होनी चाहिए। वांटेड ए नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन। मेनी सपोर्टर मेनी सपोर्टेड, कई लोगों ने इसका समर्थन किया, सहमति दी। वीमेंस सफरगेट मूवमेंट्स, जो मताधिकार के लिए महिला आंदोलन चल रहे थे, उनका भी इन लोगों ने पक्ष लिया। यानी रेडिकल्स चाहते थे कि महिलाओं को भी मताधिकार मिले। अनलाइक लिबरल्स, they opposed the privileges of great landowners and wealthy factory owners। अब वो ये चाह रहे थे कि ये जो लैंड ओनर्स हैं, वेल्दी पीपुल लोग हैं, इनके जो विशेषाधिकार हैं, प्रिविलेजेस हैं, ये समाप्त होने चाहिए। लेकिन लिबरल्स ऐसा नहीं चाह रहे थे। दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। They were not against the existence of private property, but disliked concentration of property in the hands of a few। केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध कर रहे थे। वो वे चाह रहे थे कि ऐसा ना हो कि कुछ लोगों के पास ही संपत्ति इकट्ठी हो जाए। वो निजी संपत्ति के विरुद्ध नहीं थे रेडिकल्स, लेकिन यह भी नहीं चाह रहे थे कि कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण हो जाए, इसलिए वो इसका विरोध भी कर रहे थे। तो आपने अभी लिबरल्स आइडियाज को समझा, रेडिकल्स विचारधारा को समझा। अब आगे बढ़ते हैं कंजर्वेटिव्स। Conservatives were opposed to radicals and liberals। अभी हमने आपसे रेडिकल्स और लिबरल्स के बारे में बात की और इनकी विचारधाराओं के बारे में बात की, और ये कंजर्वेटिव उनकी विचारधाराओं का विरोध कर रहे थे। उनकी जो कंजर्वेटिव थे उनका क्या कहना था, आइए देखें। आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, हाउएवर, इवन कंजर्वेटिव्स had opened their minds to the need for change। अब देखिए जो फ्रांस की क्रांति हुई तो कंजर्वेटिव भी ये चाह रहे थे कि अब समाज में परिवर्तन तो जरूरी है। वो ये मान रहे थे कि समाज में परिवर्तन की आवश्यकता है। By 19th century, they accepted that some change was inevitable, but believed that past had to be respected and change had to be brought about through a slow process। उनका ये कहना था कि हम जो पास्ट हो चुका है, जो पास्ट में यानी जो हो चुका है, जो भूत में यानी जो पहले की विचारधारा थी, उन विचारधाराओं का भी हमें सम्मान करना है। लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई रैपिड चेंज आ जाए समाज में, यानी बहुत जल्दी बदलाव नहीं चाह रहे थे।
वो ये चाह रहे थे कि समाज में धीरे धीरे तब्दीली हो, लेकिन रेडिकल्स वाले, लिबरल्स वाले समाज में तब रैपिड प्रोग्रेस चाह रहे थे, रैपिड चेंजिंग चाह रहे थे, लेकिन कंजर्वेटिव पुरानी विचारधारा का भी सम्मान कर रहे थे और यह नहीं चाहते थे कि समाज में इस तरह से तब्दीली हो जो एकदम बदल दी जाए। Such differing ideas about societal change clashed, सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों के बीच काफी टकराव हुए। आपने देखा कि जो विचारधाराएं थी, ये किस तरह से विचारधाराएं एक दूसरे की बातों को काट रही थी। यानी इससे इनमें विचारधाराओं का द्वंद्व पैदा हमें दिखाई दे रहा है। यानी जो चेंज की बात हो रही है, सोशल चेंज की बात हो रही है, और किस तरह से ये लोग अपनी अपनी ओपिनियन रख रहे थे, विभिन्न तरह की विचारधाराएं थी। आइए हम आगे देखते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट men, women and children to factories। सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि औद्योगिकरण है क्या। घरेलू उत्पादन पद्धति कारखानों की उत्पादन पद्धति में बदल गई। यानी जो घरेलू उत्पादन हो रहे थे, अब वो कारखानों में व्यापक पैमाने पर उत्पादन होने लगे, और इसी को हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति हुई, और औद्योगिक क्रांति की लहर यूरोप के अन्य देशों में भी आई। औद्योगिक क्रांति के भी कई फ्रेजेस हैं। 1740 में पहला फ्रेज आया, 1780 में दूसरा फेज आया, और लगातार वो क्रम उसका बढ़ता चला गया। तो जो औद्योगिक समाज था, यानी देश में औद्योगिकरण हुआ, और औद्योगिकरण के फलस्वरूप समाज में जो परिवर्तन हमें दिख रहा है, आइए हम देखें, चर्चा करें कि कैसे समाज में परिवर्तन दिख रहा है और समाज के लोग औद्योगिक गतिविधियों से कैसे प्रभावित हो रहे हैं। वर्क आवर्स वेयर ऑफन लॉन्ग, कारखानों में काम करने की समयावधि ज्यादा हुआ करती थी, 20-20 घंटे काम कराए जाते थे। एंड वेजेस वेयर पुअर, काम की अवधि ज्यादा थी लेकिन उनको मजदूरी कम दी जा रही थी। अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। जब औद्योगिक वस्तुओं की मांग कम हो जाती थी, ऐसी स्थिति में बेरोजगारी हो जाती थी। यानी औद्योगिक उत्पादन यदि नहीं हो रहा है तो बेचारे काम करने वाले बेरोजगार हो जाते थे। लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च्ड फॉर सॉल्यूशन टू दीज इश्यूज। ये जो लिबरल्स थे, अभी जिनका हमने आपसे डिस्कशन किया, लिबरल्स और रेडिकल्स, ये चाह रहे थे कि जो समाज में इस तरह की व्यवस्था आई है औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप, उसका समाधान कैसे निकले। Almost all industries were the property of individuals। ये जो औद्योगिक क्रांति हुई, और इसमें ज्यादातर जो उद्योग चलाने वाले होते थे, ये व्यक्तिगत हुआ करते थे, ये व्यक्तिगत प्रॉपर्टी थी। यानी लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे, निजी व्यक्ति उद्योगों को चला रहे थे। Many working men and women
who wanted changes in the world rallied around liberal and radical groups in early 19th century. 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूहों के इर्द गिर्द हो गए। औद्योगिक क्रांति हुई और इंडिविजुअल ने उद्योगों को लगाया और ज्यादा मुनाफा उन्हीं ने हासिल किया। मजदूरों को तो मजदूरी ही कम दी जा रही थी, उनकी सुविधाओं का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा था, उनके पास कमी ही कमी थी। और जो रेडिकल्स थे, लिबरल्स थे, ये चाह रहे थे कि जो समाज में गरीब तबकों का या उद्योग धंधों में काम करने वाले लोगों का जो स्वरूप दिखाई दे रहा है और जो उनको परेशानी हो रही है, इसमें सुधार की जरूरत है। तो उदारवादी और रेडिकल उनके पक्ष में, उनके सुधार के पक्ष में बात कर रहे थे। यही वजह है कि उद्योगों में काम करने वाले स्त्री पुरुष उदारवादी विचारधारा और रेडिकल समूहों के आसपास मंडराने लगे, यानी उनकी विचारधारा से प्रभावित होने लगे। Some nationalists, liberals and radicals wanted revolution to put an end of government established in 1815। मैंने आपसे जिक्र किया था, मैंने आपको बताया था कि 1815 में वाटरलू के मैदान में नेपोलियन परास्त हुआ था। उसके बाद 1815 में वीना सम्मेलन बुलाया गया था और वीना सम्मेलन के जरिए फ्रांस की क्रांति यानी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व जिस तरह से निरंकुश राज्य कायम थे, निरंकुशवादी सत्ता कायम थी, उसी तरह से फिर से यूरोप को बनाने का प्रयास किया गया और उस काम में मैटरनी की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो जो अब राष्ट्रवादी लोग थे, लिबरल्स आ गए, रेडिकल्स आ गए, ये सभी 1815 में वीना कांग्रेस द्वारा की गई व्यवस्था के खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। और मैंने आपको ये बताया था कि फ्रांस में 1830 में क्रांति हुई और 48 में क्रांति हुई और 1848 की क्रांति यूरोप के विभिन्न भागों में हुई। फ्रांस में भी हुई, इटली में भी हुई, जर्मनी में भी हुई, कई जगह क्रांतियां हुई, क्योंकि अब वो रूढ़वादी व्यवस्था नहीं चाह रहे थे, निरंकुश सत्ता को पसंद नहीं कर रहे थे। ऐसी स्थिति में इन फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रशिया they became revolutionaries and worked to overthrow existing monarchs। अब जो वहां राजतंत्रवादी सत्ता फिर से आ गई थी, उनको अब उखाड़ फेंकने की तलाश में आ गए, मौके की तलाश में आ गए कि कैसे उनको सिंहासन से हटाया जाए, यानी उनकी क्रांतिकारी गतिविधियां अब बढ़ने लगी। After 1815, मैजनी इटली का है, conspired with others to achieve this in Italy। मैजनी तो जो कि इटली का राष्ट्रवादी है और इटली का एकीकरण चाह रहा है, तो मैजनी तो राजा के खिलाफ साजिश ही रच डाली कि कैसे राजा को हम हटाते हैं, षड्यंत्र ही कर लिया, हालांकि वो सफल नहीं हुआ। नेशनलिस्ट एल्सवेयर इंक्लूडिंग इंडिया रीड हिज राइटिंग्स, यानी जो मैजनी ने नेशनलिज्म के बारे में लिखा, देश की आजादी के बारे में लिखा, राष्ट्रीयता के बारे में लिखा, उसको भारत सहित दुनिया के राष्ट्रवादी लोगों ने इसको पढ़ा, यानी किस तरह से राष्ट्रवादी विचारधारा भी अब आ रही है। लिबरलिज्म और रेडिकल्स ये सब सामने दिखाई दे रहे हैं। अब आगे हम देखते हैं
द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। यूरोप में समाजवाद का आना, आपने देखा औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक उद्योग धंधे कायम हुए, मजदूरों ने उद्योगों में काम किया, उनको मजदूरी भी कम मिली, सुविधाएं नहीं मिली, और जो लाभ मिलता था पूरा का पूरा पूंजीपति के हाथ में ही, यानी जो उद्योग को लगा रहा था उसी के हाथ में चला जा रहा था। तो सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट यूरोप में फैलने लगा और लोग सोशलिज्म की विचारधारा से प्रभावित होने लगे। आइए हम डिस्कस करेंगे सोशलिज्म, आगे चल करके सोशलिज्म है क्या। तो बाय द मिड 19th century in Europe, socialism was well-known body of ideas that attracted widespread attention। यानी 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था। यानी अब लोग सोशलिज्म के आइडियाज से परिचित हो रहे थे, उसकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। हम आगे आपको बताएंगे सोशलिज्म क्या है। सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन ऑफ द फ्यूचर। जो समाजवादी थे उन्होंने भविष्य के समाज के बारे में एक नई कल्पना की, कैसा समाज होगा। वो लोगों को बता रहे थे कि यदि उनकी विचारधारा को आप मानेंगे तो अब कैसे समाज होगा। सम बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स। बहुत से लोग तो सहकारिता के विचार पर विश्वास कर रहे थे कि मिलजुल करके काम करना चाहिए। रॉबर्ट ओवन, ये इंग्लिश मैन्युफैक्चरर है, 1771 से 1858। तो रॉबर्ट ओवन sought to build a cooperative community called New Harmony in Indiana। यानी जो ये सहकारिता की भावना थी और इसके अंतर्गत वो कम्युनिटी को सहकारी बनाना चाह रहा है, और उसने ऐसी स्थिति में न्यू हार्मनी इन इंडियाना, यूएसए में उसने एक कोऑपरेटिव का गठन किया, कोऑपरेटिव कम्युनिटी का गठन किया, जिसका नाम था न्यू हार्मनी इन इंडियाना। ये यूएसए में था, अमेरिका में। अदर सोशलिस्ट फेल्ट दैट cooperatives could not be built on a wide scale through individual initiative। They demanded that government encourage cooperatives। इसको समझिए, कुछ जो समाजवादी थे ऐसा महसूस कर रहे थे कि कोऑपरेटिव्स जो हो ये व्यापक पैमाने पर हो और कोई विशेष व्यक्ति इसका संचालन ना करे, बल्कि गवर्नमेंट को कोऑपरेटिव के क्षेत्र में पहल करनी चाहिए। यानी सरकार की दखलंदाजी हो कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाने में, कोऑपरेटिव मूवमेंट लाने में। ऐसी भी विचारधारा के लोग थे। फ्रेंच लुइस ब्लैंक 1813 से 1882 wanted the government to encourage cooperatives and replace capitalist enterprises। जो लुइस ब्लैंक है, फ्रांसीसी है, वह ये चाहता कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। एक जो सोशलिस्ट विचारधारा है ये रॉबर्ट ओवन की विचारधारा से कहीं थोड़ा आगे दिख रहा है, और ये चाह रहा है कि जो सामूहिक उद्यम हो और गवर्नमेंट इसके लिए प्रयास करे। ये जो पूंजीवादी उद्यम है, यानी जो निजी व्यक्ति बहुत सारे उद्योगों को खोल रहे हैं, उनकी जगह सरकार को ये काम करना चाहिए। तो रॉबर्ट ओवन और लुइस ब्लैंक की विचारधारा को आपने देखा, और इस विचारधारा को और आगे बढ़ाने का काम कार्ल मार्क्स करता है। कार्ल मार्क्स 1818 में पैदा हुआ था और 1883 में मर गया। कार्ल मार्क्स और उसका साथी फ्रेडरिक एंगल्स
फ्रेडरिक एंगल्स की समयावधि 1820 से 1895। एडेड अदर आइडियाज टू टू दिस बॉडी ऑफ गवर्नमेंट, यानी कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने ये अपनी ये जो समाजवादी विचारधारा चल रही थी, इसमें वो एक नई बात लाने का प्रयास करते हैं। आपको पता है कि उन्होंने डास कैपिटल नामक पुस्तक लिखी थी। आइए देखें कि मार्क्स क्या कहना चाह रहा है। मार्क्स का विचार था औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों के मेहनत से पैदा होता है। कह रहा है कि मेहनत तो मजदूर कर रहा है और सारा का सारा मुनाफा पूंजीपति के पास चला जा रहा है। कहता है जब तक निजी पूंजीपति इसी तरह के मुनाफे का संचय करते जाएंगे, यानी जो निजी पूंजीपति यानी जो पूंजीपति वर्ग था अपने पास सारा का सारा पैसा रख रहा था, जो मुनाफा हो रहा था रख रहा था, ऐसी स्थिति में फिर मजदूरों की स्थिति सुधरने वाली नहीं है। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीपति व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। तो ये कहता है कि अब जरूरत इस बात की है कि मजदूर ये पूंजीपति व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को ही उखाड़ फेंके, क्योंकि शासन में अभी किनका वर्चस्व था? पूंजीपतियों का ही था, और जिनके पास पैसा था वही तो वोट डाल पाते थे। तो कहता है ऐसी स्थिति में मजदूरों को इन पर हमला करना होगा, इनकी सत्ता को उखाड़ फेंकना होगा। कहता है देश के मजदूरों एक हो जाओ, नारा भी देता है। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा। कहता है अब जो समाज बनेगा अलग ढंग का समाज होगा। और कैसा समाज होगा? जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का अधिकार होगा, पूरे समाज का नियंत्रण होगा, पूरे समाज का स्वामित्व होगा। और उन्होंने भविष्य की इस समाज को साम्यवादी समाज का नाम दिया। और यदि उस विचारधारा के अनुसार यदि इस तरह से आगे काम किया जाता है तो वो समाज कैसा समाज होगा? कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी, साम्यवादी समाज होगा। तो मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की ही होगी। वो कहता है मजदूरों कहता तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, तुम संघर्ष करो, मुकाबला करो और अपने में समाज में तब्दीली लाओ। आइए देखें समाजवाद। अब चूंकि साम्यवाद की बात अभी आई है, साम्यवादी समाज की बात वो कर रहा है कार्ल मार्क्स, तो इसको समझने का प्रयास करें कि क्या है साम्यवाद, क्या है और समाजवाद क्या है। इसके अंतर को भी जब तक हम नहीं समझते हैं तो बात क्लियर नहीं हो पाती है। तो साम्यवाद सामाजिक राजनैतिक दर्शन के अंतर्गत एक ऐसी विचारधारा के रूप में वर्णित है जिसमें संरचनात्मक स्तर पर एक समता मूलक वर्गहीन समाज की स्थापना की जाएगी। वो समाज कैसा रहेगा? समता रहेगी उस समाज में और किसी तरह के कोई वर्ग नहीं रहेंगे, यानी वो समाज कैसा होगा? वर्गहीन समाज होगा। ऐतिहासिक और आर्थिक वर्चस्व के निजी प्रतिमान ध्वस्त कर उत्पादन के साधनों पर समूचे समाज का स्वामित्व होगा। यानी जो निजी व्यक्तियों के हाथ में अभी जो पूरी की पूरी इकोनॉमी है वो सब नष्ट हो जाएगी और उत्पादन के साधनों पर समूचे समाज का स्वामित्व हो जाएगा। आइए देखें साम्यवाद और समाजवाद, इनके अंतर को समझ लें।
साम्यवाद अभी जो मैंने आपसे डिस्कस किया, अधिकांश संपत्ति और आर्थिक संसाधन व्यक्ति के बजाय राज्य द्वारा नियंत्रित होंगे, राज्य का ही स्वामित्व होगा। समाजवाद में सभी नागरिक समान रूप से निर्वाचित सरकार द्वारा आवंटित सभी आर्थिक संसाधनों में समान रूप से हिस्सा लेते हैं। तो ये विचारधारा यूरोप में पनपी और इस विचारधारा का समर्थन आगे बढ़ रहा है। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, समाजवाद के लिए समर्थन। By the 1870s, socialist ideas shared through Europe. By the 1870s, socialist ideas spread through Europe. यानी 1870 के दशक में ये जो समाजवादी विचारधारा है, यह समूचे यूरोप में फैल गई। Socialists formed an international body, namely the Second International, और अब समाजवादियों ने सेकंड इंटरनेशनल का भी फॉर्म कर लिया, गठन कर लिया। वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी began forming association to fight for better living एंड वर्किंग कंडीशन। आइए, इंग्लैंड पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ा, और जो इंग्लैंड के मजदूर थे, काम करने वाले लोग थे, इस तरह जर्मनी में जो काम कर रहे थे उद्योग धंधों में, उन लोगों ने अपना एक एसोसिएशन बनाना प्रारंभ कर दिया, और उस एसोसिएशन का लक्ष्य था कि वो अपने जीवन को अच्छी तरह से बनाने के लिए, अपनी कार की स्थिति को सही करने के लिए वो अपना संगठन बनाएंगे। ये इंग्लैंड और जर्मनी में ये काम चालू हो जाता है। दे सेट अप फंड्स टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस एंड डिमांडेड ए रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड राइट टू वोट। देखिए, अब उन्होंने क्या किया, फंड्स भी बना लिया। यानी उन लोगों ने चंदा करके पहले तो सदस्य बनाए, और सदस्यों ने आपस में मिलकर के फंड्स बना लिया, ताकि यदि किसी तरह से मजदूरों को कोई असुविधा है, परेशानी है, तो वो फंड्स उनके काम आ सके। और उन लोगों ने जो मजदूरों के काम के घंटे ज़्यादा थे, उनको कम करने के लिए भी उन्होंने मांग प्रारंभ कर दी। और इतना ही नहीं, वो भी अब वोट मांगने लगे, राइट टू वोट, कि उन्हें भी वोट डालने का अधिकार मिले। इन जर्मनी, these association worked closely with the social democratic party। अब जर्मनी में तो सामाजिक लोकतांत्रिक दल ही बन गया, समाजवादी लोकतांत्रिक पार्टी ही कायम हो गई जर्मनी में। By 1905, socialist and trade unions formed a labor party in Britain। देखिए, ग्रेट ब्रिटेन में तो इन्हीं विचारधाराओं के आधार पर एक लेबर पार्टी बन गई। फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी का गठन हो गया। देखिए कैसे विचारधारा प्रभावित हो रही है, लोगों के बीच विचारधारा पहुंच रही है। However, till 1914 यानी 1914 तक, यानी प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ है, तो सोशलिस्ट नेवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग ए गवर्नमेंट इन यूरोप। समाजवादी विचारधारा का प्रचार निसंदेह बढ़ रहा था, और समाजवादी विचारधारा वाले लोग विधानसभाओं में निर्वाचित होकर के तो आ रहे थे, पूरे यूरोप में आ रहे थे, फ्रांस में भी आ रहे थे, जर्मनी में भी आ रहे थे, लेकिन अभी तक उन्हें सरकार बनाने का मौका नहीं मिला।
अभी तक कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स और रेडिकल्स तो का ही दबदबा था और समाजवादियों को अभी वो मौका नहीं मिल पा रहा था कि वो भी अपनी सरकार बनाएं। ऐसी स्थिति में कंजर्वेटिव, लिबरल्स, रेडिकल्स ये अभी हावी थे। तो बस आज यहीं तक, आगे फिर बात करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जिन लोगों ने हमारी बात को सुना, समझा, और निश्चित तौर पर आपकी प्रतिक्रियाएं आमंत्रित हैं। आप सवाल भी कर सकते हैं बताए गए बिंदुओं पर। थैंक यू।